जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 29 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पेड बैचेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। और इसके आप हमारे सिलेक्शंस के प्रूफ भी जाकर देख सकते हैं कि हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स के हर साल कितने सिलेक्शन होते हैं। प्रूफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। और गाइज, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज ये टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके कवर अप करेंगे। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। जो भी चीज मैं आपको बताता जाऊंगा वो आपको नोट डाउन जो है वो करनी है। और आज के लिए थोड़ी सी माफी जो है वो चाहूंगा। आज मेरा गला जो है वो ठीक नहीं है। और आप भी थोड़ा बच के रहे। मैं भी आपको बोल ही रहा था उस दिन कि बाहर एसी वगैरह से एकदम से बाहर निकलो मत। बट अभी क्या, बीच में मुझे थाने वाने जो है वो जाना पड़ गया था किसी काम के सिलसिले में, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया भी था। तो क्या, वो ठंडा ठंडा पानी जो है वहां पर पी लिया यार, तो अब क्या पूरा गला जो है वो छिला छिला टाइप का जो है वो लग रहा है। तो थोड़ा सा आज अनईजी है वॉइस में, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और आपके कमेंट्स जो है वो कल के लेक्चर में जो है वो बताऊंगा मैं आपको। तो आओ, कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर अप करेंगे क्योंकि अभी पेन काफी ज्यादा है अभी गले में। तो आप तो बस ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये समझना आपको जरूरी है, एग्जाम में 100% आएगा। जुडिशियल डेस्पोटिज्म, यानी कि न्यायालयिक निरंकुशता। लिख लो ये, जुडिशियल डेस्पोटिज्म। ये हम जो है वो पढ़ेंगे, न्यायिक निरंकुशता। तो ये समझना, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे टर्म्स अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये कंसेप्ट क्या है, क्यों न्यूज में है, और इससे डेमोक्रेसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे लोकतंत्र पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूरी चीज हम समझेंगे। बट सबसे पहले आपको टर्म समझना बहुत जरूरी है गाइस, कि जुडिशियल डेस्पोटिज्म होता क्या है। तो इसको समझते हैं। जब जुडिशरी, जब न्यायालय, जो कि अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है। क्या आप जजेस को इलेक्ट करते हो? नहीं ना। जज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं अपने मेरिट के आधार पर, एग्जामिनेशन के आधार पर। यस। तो जब जुडिशरी, जो कि अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, अपनी पावर का इतना ज्यादा यूज करती है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफियर करने लगे, तो इसे जुडिशियल डेस्पोटिज्म या जुडिशियल ओवररीच भी कहा जाता है। समझे आप? जब जुडिशरी जो है वो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है कानून बनाने की प्रोसेस में, या फिर वो पूरी प्रोसेस जो एक इलेक्टेड मेंबर के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। समझे? तो इसको प्रॉपर तरीके से, इसकी डेफिनेशन आप ये पूरी जो है वो लिखिएगा। ये पूरी चीज जो है वो आप लिखिएगा। जुडिशियल डेस्पोटिज्म occurs when unelected judges start exercising powers beyond their constitutional mandate, such as making laws or interfering in governance. न्यायिक निरंकुशता तब उत्पन्न होती है जब निर्वाचित ना किए गए न्यायाधीश ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हैं जो नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों की व्याख्या के दायरे के बाहर होती है। समझे? तो ये लिंक जरूर लेना। तो आपको समझ में आ चुका है आपकी जुडिशियल डेस्पोटिज्म क्या है। मतलब सिंपल, कि एक जज जो इलेक्ट नहीं हुआ, वो अगर किसी बिल को रोक दे या किसी पॉलिसीज को बना दे, तो क्या ये लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स को हार्म नहीं कर रहा? क्योंकि भाई जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, हमारे एमपी एमएलए को हमने चूज किया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए पॉलिसी बनाए। अब जब किसी जज को हमने चूज ही नहीं किया तो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए पॉलिसीज वो बनाएंगे, तो क्या वो सही है? कुछ हद तक गाइस सही है। बट अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर चला जाए तो वो सही नहीं होता। अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों था? बहुत पेन हो रहा है यार, नहीं गला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रीसेंट जजमेंट ने इस मुद्दे को दोबारा हाईलाइट कर दिया। जैसे कि आर्टिकल 370 का वर्डिक्ट हो, उसका जजमेंट हो, गवर्नर्स की पावर पर जजमेंट हो,
अभी याद है आपको, कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था गवर्नर वाला केस, तमिलनाडु वाला केस, याद है आप लोगों को? क्या केस था, कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, कि गवर्नर के पॉकेट वीटो को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था गाइस, है ना? आर्टिकल 142 का लगातार बार बार कोर्ट यूज कर रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल तैयार हुआ, समझे आप? तो ये चीजें हैं। फ्रीक्वेंटली आर्टिकल 142 का उपयोग हो रहा है। आर्टिकल 142 मैंने आपको बताया ना, जब जुडिशरी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपना जजमेंट देती है। पीआईएल्स, अब हर पब्लिक इंटरेस्ट केस कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाता है, इवन अगर पिटिशनर जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है तो भी, है ना? इसे लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल जो है वो डाइल्यूट जो है वो होता है। मुझे कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिखकर बताओ कि प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी जो है वो क्या है, इसके बारे में। लोकस स्टैंडी का सिद्धांत क्या होता है, किसको बोलते हैं, ये आएगा प्रीलिम्स में, आपसे पूछा जाएगा। फिर क्या हो रहा है भैया, कोर्ट जो है उसने फायर क्रैकर्स पर बैन लगा दी, पटाखों पर बैन लगाए हैं, एनवायरमेंटल बैन्स जैसे जजमेंट्स जो है वो दिए हैं, बिना पार्लियामेंट की बैकिंग के, बिना किसी कानून की बैकिंग के, है ना? तो पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है बिना कानून के, जुडिशरी के ऑर्डर्स के थ्रू। तो ये भी कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच की कैटेगरी में आ गया या डिस्पोटिज्म की कैटेगरी में आ गया। जजेस को इलेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन वो इलेक्टेड पार्लियामेंट के कानून को नलीफाई कर सकते हैं, है ना? आपको पता है कि जुडिशरी के पास ये वाली पावर है कि अगर कानून जो है वो अगर संविधान के विरुद्ध जाए या ना जाए वो तो एक अलग अलग मैटर है, बट अगर जुडिशरी को लगता है कि ये कानून सही नहीं है तो उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है कि नहीं? कोलिजियम सिस्टम जो है वो, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जुडिशरी का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अभी कितने इश्यूज है वो इस कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड जो है वो चले थे, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। तो रीजंस क्या है गाइस, इतनी जुडिशरी जो है वो इतनी ज्यादा हस्तक्षेप क्यों कर रही है? देखो, इमरजेंसी के बाद जो है वो जो ट्रस्ट खराब हुआ था उसको दोबारा से बिल्डअप रीबिल्ड करने के लिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फेलियर्स हुए, है ना? बिल पास नहीं हो रहे थे, तो बिल पास हो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 142 और 370 कहा जाता है कि वेग है ना? ये कई बार जो है वो इतनी अनलिमिटेड पावर्स जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं कोर्ट को, कि कोर्ट जो है वो फिर कुछ भी कर सकती है जो कि सही नहीं होता, कुछ मैटर पे क्रिटिसाइज अगर करें इस चीज को, तो ये आर्टिकल 142 का उपयोग कर सकते हैं। मीडिया भी कोर्ट से एक्शंस की उम्मीद जो है वो करती है कई बार, है ना? और जजेस किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका कोई एवोल्यूशन नहीं है, मतलब इवेल्युएशन नहीं है, समझ रहे हो आप? तो डेमोक्रेसी में चेक्स बैलेंस होना चाहिए, पर जब एक इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी से दूर हो जाता है ना, तो क्या वो डेंजरस नहीं बन सकता? डेफिनेटली बन सकता है। तो यही चीज है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज यही होते हैं कि लोकतंत्र जो है वो खत्म होता है, पब्लिक का ट्रस्ट गिरता है ना? पेगासस का केस देख लो, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर कोर्ट की चुप्पी से ट्रस्ट जो है वो खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर केस में स्टेटहुड डिनाई करने से सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है वो खराब हुए, है ना? कंटेम्प्ट ऑफ पावर, कंटेम्प्ट पावर का ओवर यूज करना, कि भाई आपने कोर्ट की तौहीन करी है, उसको बार बार इस चीज को दोहराते हुए सामने वाले के ऊपर कार्रवाई कर देना, है ना? पॉलिसी पैरालिसिस भी है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में सुधार की आवश्यकता है जो अभी भी रुके हुए हैं, समझे आप? तो क्या करें हम लोग, कैसी चीजों को बैलेंस करें? तो भाई आर्टिकल 142 का उपयोग करो, बट हर हर जगह नहीं, लिमिटेड उपयोग करो, स्ट्रॉन्ग कानून बनाओ, और ये पार्लियामेंट बनाए ऐसे कानून, कोलिजियम सिस्टम के अंदर सुधार लेकर आओ, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, है ना? तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, टॉपिक बार बार जो है वो आपका रिपीट जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो होता रहता है। तो ये था गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले, एक इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा एक मुद्दा है, पेपल ट्रांजिशन और इंडिया के रिएक्शन का। सबसे पहले तो पोप फ्रांसिस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। गाइस, उनका असली नाम जॉर्ज मारियो बर्ग बर्गोग्लियो था। वो अर्जेंटीना से थे और अमेरिका से आने वाले पहले पोप बने। 2013 में पोप, पोप सकते हो ना, पादरी की बात हो रही है, फादर, है ना, जो सबसे टॉप टॉप रहते हैं, यानी कि चर्च के टॉप अथॉरिटी। तो देखो, 2013 में पोप बेनेडिक्ट
16 के रेजिग्नेशन के बाद जो है वो इनको इलेक्ट किया गया। उनका पेपेसी फोकस था सामाजिक न्याय, इंटरफेथ डायलॉग, यानी कि आपस में अलग अलग जो धर्म के जो लोग हैं उनके बीच में बातचीत करके शांति मेंटेन करना, और पर्यावरण को संरक्षण करवाने के ऊपर उनका मेन फोकस हुआ करता था। अभी इनका निधन हुआ है, दैट्स वाई इनका टॉपिक हमें न्यूज में जो है वो देखने को मिला। और इंडिया ने गई 3 दिन की आप ये पोप फ्रांसिस के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा करी है, स्टेट मॉर्निंग की घोषणा जो है वो करी है। तो ये फैक्ट आप जो है वो लिखिएगा। पोप फ्रांसिस हेड है कैथोलिक चर्च के, टॉप, यानी कि जो चर्च के अंदर जो फादर होते हैं ना, उनमें से भी सबसे ऊंचे सबसे बड़े पोप। 22 अप्रैल 23 अप्रैल को ये शोक मनाया गया इंडिया के अंदर। तो ये फैक्ट थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। इनके बारे में भी 2-3 चीजें मैंने आपको जो बताई उतनी कुछ खास नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान में रखें तो अच्छा सही रहता है। याद रखना, पोप फ्रांसिस ये पहले जूइश पोप थे, और पहले पोप जो थे जो अमेरिका से आए थे, ये चीज आप लिख लेना, पहले पोप अमेरिका से आए थे। ठीक है। 21 अप्रैल को जो है उनका देहांत हुआ। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर जितने भी फ्लैग्स लगे रहते हैं तो उनको आधा जो है वो झुकाया गया। काफी सारी ऑफिशियल एंटरटेनमेंट एक्टिविटी सस्पेंड की गई। और एक नॉन इंडियन स्पिरिचुअल लीडर के लिए इतना बड़ा शोक का पीरियड अनाउंस करना क्या सही है? सही है गैस, क्योंकि ये रिस्पेक्ट जो है वो शो करता है। हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्पेक्ट जो है वो हम दिखाते हैं। और ऑब्वियस ही बात हो कि कहा यही जाता है ना कि अगर किसी की भी मौत जो है वो एक दुख, एक बहुत बड़ी दुख की चीज होती है। अगर वो क्यों ना पाकिस्तान के अंदर कोई अटैक हुआ हो जिसमें कई बार हुआ है, बच्चों की मौतें हो जाती थी, तो इंडिया भी उसमें दुख मनाता है कि गलत हुआ। क्योंकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई चीज जाएगी, कोई मरेगा, किसी का नुकसान होगा, तो उसमें मौज मस्ती मनाने की बात नहीं होती है, शोक मनाने की बात होती है। तो थोड़ा वेटिकन सिटी के बारे में आपको समझाता हूं मैं। वेटिकन सिटी गाइस दुनिया की सबसे छोटी सॉवरेन कंट्री है, यानी कि एक कंट्री जिसका नाम वेटिकन सिटी है। पता है आपको? सिर्फ 822 लोगों के साथ अप्रोक्सीमेटली 2024 का डेटा ये कहता है। ये ये पूरा का पूरा रोम के अंडर है, और पोप इसके हेड ऑफ स्टेट होते हैं, है ना। यानी कि पोप ही जो है वो पूरी चीज इस कंट्री के लिए डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट जैसे होता है ना हेड ऑफ स्टेट, वैसे यहाँ पे पोप रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर रिलीजियस हेड भी और पॉलिटिकल हेड भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक लेटेरन ट्रीटी थी 1929 की, ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। लेटेरन ट्रीटी, लेटिरन, है ना, कुछ और मत सुनना। ये 1929 की एक ट्रीटी थी। ये साइन जो है वो हुई थी होली सी और फैसिस्ट इटली के बीच में। और इसी के तहत, इसी ट्रीटी के तहत वेटिकन सिटी को स्टैब्लिश किया गया। अब इंडिया का क्या कनेक्शन है वेटिकन सिटी के साथ, थोड़ा सा आइए वो भी हम देख लेते हैं। इंडिया और वेटिकन सिटी के डिप्लोमेटिक रिलेशंस गाइस 1948 में जो है वो स्टैब्लिश हुए हैं। कब से हुए हैं? 1948 से हमारे रिलेशन जो है वो वेटिकन सिटी के साथ जो है वो रहे हैं। लिख लो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे ही वाला टॉपिक जो है पढ़ाया नहीं जाता। तो 1948 से हमारे रिलेशन रहे। इंडिया में लगभग 20 मिलियन कैथलिक्स हैं, लगभग 2 करोड़ लोग कैथलिक्स हैं, जो इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब पोप के मैसेजेस जैसे कि कंपैशन, करुणा, गरीब, डिग्निटी फॉर पुअर, की गरीब लोग हैं भाई, उनको भी डिग्निटी होनी चाहिए, उनको भी हक होना चाहिए हर चीज का, डिग्निफाइड लाइफ जीने का। तो इंडिया की जो रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो मैसेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। स्कूल्स जो होते हैं, कैथलिक स्कूल्स वगैरह होते हैं ना, मैं खुद पढ़ा हूँ कैथलिक स्कूल में। तो हमारे ऐसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो सोशल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है।
तो भले ही वेटिकन छोटा है, बट सॉफ्ट पावर और रिलीजियस डिप्लोमेसी में इसका इन्फ्लुएंस गाइस काफी बड़ा है। पोप फ्रांसिस के दौरान इंटरफेथ डायलॉग, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब चीजों पर बहुत फोकस किया गया कि भाई सबकी तरक्की जो है वो होनी चाहिए। इंडिया के लिए वेटिकन के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने का मतलब है कि एक एडिशनल चैनल ग्लोबल सॉफ्ट पावर को और बेहतर बनाने का, मजबूत करने का। ठीक है, पोप के इलेक्शन अब होने वाला है गाइस, तो नए लीडर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब नए पोप जो है वो आएंगे, तो अगर नए पोप का फोकस ग्लोबल साउथ कंट्रीज पे ज्यादा होगा तो इंडिया के लिए और नई डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो हो सकती हैं, है कि नहीं। तो पोप फ्रांसिस की जो डेथ है गाइस सिर्फ रिलीजियस इवेंट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी है। सॉफ्ट पावर और रिलीजियस हार्मनी से डायरेक्टली रिलेटेड है। वो हेड ऑफ स्टेट है वेटिकन सिटी के पोप, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, है ना। तो इस तरीके से अगर किसी की डेथ होती है किसी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट की, तो ऑब्वियसली बात है शोक तो मनाया ही जाता है। प्लस साथ ही साथ हमारे यहाँ भी कैथलिक्स हैं 20 मिलियन, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी था। बस बड़ी दिक्कत हो रही है यार, गले में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अलग अलग टाइप का छिला छिला टाइप का जो वो लग रहा है मेरे को। तो ठंडा ठंडा पानी पी लो ना, तो उस चक्कर में हो सकता है। अब आपको बता गाइस, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट 4 दिन की ऑफिशियल विजिट पे आए थे इंडिया। इसी समय ये पहलगाम पर अटैक हुआ था, याद आ रहा है, जो अपन ने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। अप्रैल 2025 में वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के भारत के 4 दिन के ऑफिशियल दौरे पर आए। साथ में उनकी वाइफ और 3 बच्चे भी थे। मीनिंग इट वाज नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक बट पर्सनल टू, है ना, कि इंडिया देखने आए थे सब घूमने। भाई अब लोग अपनी फैमिली को लेकर कब जाते हैं, जब सोचते हैं कि चलो यार घूमेंगे। आप भाई आप जब एक ऑफिसर बनोगे, हो सकता है कि आपको ऑफिशियल विजिट के लिए किसी दूसरी कंट्री भेजा जाए। है एग्जाम्पल, आपको लंदन भेजा है, अब आपके परिवार वाले बोल रहे हैं कि यार लंदन जा रहा, हमें भी ले आओ यार, हमें भी घुमा दो, तो आप उनको भी घुमाने ले जाओगे, है ना। और कब ले जाओगे, जब आपको सेफ फील रहेगा कि हाँ यार वहां जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ। तो जब वो चीज आपके लिए पर्सनल होगी तभी आप फैमिली को लेके जाओगे, वरना हर हर जगह फैमिली को ले जाया नहीं जाता। बट ये वाइस प्रेसिडेंट फैमिली को लेकर आए, दैट मीन्स की पर्सनल है कहानी। तो ये विजिट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी, मल्टीपल लेवल पर बातचीत हुई, कल्चरल लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कैसे डिफरेंट होते हैं वहां के वाइस प्रेसिडेंट से, यूनाइटेड स्टेट्स के, पता है। यही तो पता करना, इसलिए बोलता हूँ कि पॉलिटी पर कमांड अच्छी बनाओ। और उसके लिए ये नंबर है, इन पर कांटेक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो। पूरे पूरे जो भी चीज मैं पूछता हूँ जीएस के क्वेश्चन, वो पूरे यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो ये चीजें को लिखा भी है। अब भैया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग हुई, अक्षरधाम मंदिर घूमने गए, जयपुर के अंबर फोर्ट गए, यानी कि परिवार को ले जाकर दिखाया इनने कि देखो भाई। तो यही चीज है, रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के बीच के डिफरेंस ये क्या है। तो ये पॉलिटी के अंदर आप डिटेल में पढ़ते हो, अभी लिखने की इसमें जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो हम पॉलिटी में आपका जो है वो कवर अप कराते हैं, मल्टीपल नोट्स नहीं बनाना है। बस सिर्फ इसमें इस टॉपिक के अंदर ये लिख सकते हो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर जो है वो विजिट करने आए थे। और सेकंड लेडी बोलते हैं, पता है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ को। फर्स्ट लेडी कौन होती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, फर्स्ट लेडी किसको कहते हैं। अब सुनना, यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट, सेनेट यानी कि उनकी जो पार्लियामेंट होती है ना, तो उस पर ये प्रिसाइड करते हैं, यानी कि उसके हेड होता है। हेड हेड मतलब इन द सेंस जैसे कि हमारे स्पीकर टाइप होता है ना, तो वैसा। और इनके पास जो है वो टाई ब्रेकिंग वोट होता है। मतलब कि अगर 50-50 वोट्स हो गए तो इनका वोट जो है वो टाई हो गया, तो ये इनका वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर वाला होता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, है ना। कैबिनेट में पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे यूएस को जो है वो दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंडियन वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। प्रेसिडेंट जब नहीं होते हमारे, तो ये एक्टिंग ऑनरेबल प्रेसिडेंट का काम करते हैं, टेम्पररी। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो नहीं होती है इनके पास, अनलेस वो प्रेसिडेंट ना बन जाए।
अच्छा मुझे एक चीज बताओगे आप, क्या हमारे वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है? कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकता है कोई कि हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है? कोई सैलरी नहीं है। वो लोग सारे सर क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा फ्री में थोड़ा काम करेगा आदमी। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। तो एक एमपी को जो सैलरी और बेनिफिट्स मिलता है, बस वही उनको मिलते हैं। और अगर जब वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की पोजीशन पे जाते हैं, जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट नहीं है, तब उस समय उनको सैलरी पर्क्स और जो भी अलाउंसेस हैं वो प्रेसिडेंट के मिलते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के कोई वो नहीं है। ये पता था क्या पहले आपको? चलो, अब हुआ क्या भाई, बातचीत जो है वो क्या हुई इसमें ये समझ लेते हैं। तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने मोदी जी से उनकी घर पर मुलाकात करी। सोचिए आप, दोनों तरफ से सीनियर ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया। मीटिंग के एंड में मस्त बढ़िया खाना खाया, फॉर्मल डिनर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ, फाइनलाइज किया गया टर्म्स ऑफ रेफरेंस बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का। ये लिख लेना, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है, यानी कि बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में आने वाले जो नेगोशिएशन होगा, बातचीत होगी, तो उसमें किन किन मुद्दों पर बहस की जाएगी, तो वो रिकॉर्ड हुआ है। ये बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है गाइस। इंडिया और यूएसए के ट्रेड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का स्टेप है ये। 21st सेंचुरी के ग्लोबल ऑर्डर को इंडिया यूएस कोलैबोरेशन शेप करेगा, ये मैसेज दिया गया, पता है? सीधे सीधे क्लियरली ये वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के, इन्होंने ये बोला कि इंडिया और यूएसए अगर मिल जाएंगे ना, तो 21st सेंचुरी में तबाही मचा देंगे, तहलका मचा देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर यूएसए से आएंगे, प्लस इंडिया से सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो फ्यूचर में काफी सारी चीजें जो है वो की जा सकती है। इस पर बात हुई। डिफेंस कॉपरेशन भी ये लोग बढ़ाएंगे अपना, है ना, रक्षा क्षेत्र में सहयोग। और भी काफी सारी चीजें कि पूरे दुनिया भर में शांति बरकरार जो है वो रखनी है, उस पर जो है वो बातचीत हुई। तो ऐसे अलग अलग एरियाज पर जो है वो इनकी बातचीत हुई। अब ये अपने बीवी बच्चों को लेकर भाई साहब अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, दिल्ली के अंदर अंबर फोर्ट गए, जयपुर के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ की, पता है आपको, एंसेस्ट्रल रूट्स है इंडिया के आंध्र प्रदेश के वदलूरू गांव में। यानी कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट की जो वाइफ है, उनका संबंध इंडिया से है। गजब। तो इसलिए ये विजिट जो थी, ये पर्सनल इमोशनल विजिट भी थी, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होती है कि भाई यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट यार, उसकी वाइफ का घर यहाँ पर है। जैसे होता नहीं है कि कई बार कोई एक्टर वगैरह जो होते हैं, जैसे कहा जाता है कि जो सलमान खान जो है, सभी लोग जानते हैं इंदौर से है ना। तो अब इंदौर में जहां पर वो रहता है, हुआ होगा पहले, तो आसपास कॉलोनी वाली, या शाहरुख खान दिल्ली, तो दिल्ली में जहां पर शाहरुख खान रहता होगा, और आज की डेट में जो लोग यहाँ पर रहते हैं तो बताते नहीं होगा, "यार, ये था शाहरुख खान का मकान, यही घूमता रहता था"। होते नहीं अंकल कुछ ऐसी बातें करते हैं, अरे यही घूमता रहता था यार, दिन दिन भर देखते रहते थे हम तो उसको, भले ही देखा ना हो। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशंस बन जाते हैं ऐसे, तो लोग फिर सुनते नहीं, अरे वाह अच्छा ऐसा। तो बस यही कि कल को हमें कुछ काम कराना होगा वाइस प्रेसिडेंट से, तो हम उसको यही बोलेंगे, अरे यार तुम थोड़ा अपनी बीवी के बारे में सोचो यार, तुम्हारे बीवी का गांव है भाई इंडिया में, खुश हो जाएगी वो, इंडिया के लिए तुम करोगे तो कितना अच्छा लगेगा उसे। है, मेक योर वाइफ हैप्पी, साइन दिस एग्रीमेंट। दिस इज द डिप्लोमेटिक थिंग्स जो होती है। कई बार इमोशनली भी खेलना रहता है काम करवाने के लिए। इनके बच्चे जो जो थे, और उनको बढ़िया कुर्ता पैजामा बना दिया था हमने कि नहीं नहीं बेटा, कुर्ता पैजामा पहनो, बढ़िया अच्छा लगेगा, क्या ये टाई वाई हटाओ इसको। है, सूट बूट में बॉम्बे से ये लोग वो सॉरी यहाँ से आए थे, क्या बोलते हैं, अमेरिका से। उनको लगा, नहीं नहीं, ये कपड़े पहने नहीं आ रहा बेटा, आओ कुर्ता पैजामा बनाए तो लुंगी पहन के देखो, लुंगी डांस करेंगे। तो ये चीज हुई। तो इस विजिट का भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है गाइस? पहली चीज तो बीटीए जो है उस पर बातचीत हो रही है और बेहतर तरीके से। मिलिट्री इंपोर्ट जो है वो यूएसए से बढ़ जाएंगे।
एआई और साइबर सिक्योरिटी में जॉइंट वेंचर्स एक्सपेक्टेड है, और कल्चरल विजिट्स और हेरिटेज साइट्स पर भी जब इन्होंने विजिट करी तो उससे भी एक अच्छा इंपैक्ट जो है वो क्रिएट हुआ। तो बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक भी बड़ा शानदार टॉपिक है गाइस। हम बात करेंगे एक सुधार के बारे में, इंडिया की हेल्थ गवर्नेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है, CGHS डिजिटल ओवरऑल। CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, लिख लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS। ये गाइस एक हेल्थ फैसिलिटी सिस्टम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, पेंशनियर्स और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जितने भी हैं या पेंशनियर्स जितने भी हैं और उनके परिवार वाले जितने भी हैं, इस स्कीम के तहत जो है वो उनको पूरा बेनिफिट मिलता है। 1954 में स्टार्ट हुई थी, लिख लेना। इसकी डिस्पेंसरीज, वेलनेस सेंटर्स, इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू भी ये काम करती है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ इनका कोलैबोरेशन भी है इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो आज की डेट में इसको थोड़ा सा, इसमें सुधार लाने की बात की जा रही है। इसमें अभी पुराना सिस्टम 2005 से ये चल रहा है जो काफी आउटडेट हो चुका है। रियल टाइम अपडेट्स, डिजिटल इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस, इसकी इसमें कमी है। और इंडिया का गोल है कि इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट और टेक ड्रिवन पब्लिक हेल्थ डिलीवरी प्रोवाइड कराना। तो ये इसका डिजिटल वर्जन ही आप कह सकते हो कि इसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ लिंक करके तैयार किया जाएगा। हर एक बेनिफिशियरी का पैन जो है वो लिंक करना जरूरी होगा। अब अप्रैल 2025 का एक अपडेट आ गया है इसके अंदर, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको अपने पैन कार्ड को जो है वो लिंक जो है वो करवाना पड़ेगा। डुप्लीकेट रिकॉर्ड जितने भी हटा दिए जाएंगे। 18 से ज्यादा की उम्र के सभी यूजर्स को लॉगिन पोर्टल पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एड्रेस चेंज करवाना है या आपका कोई सदस्य बढ़ गया है, घट गया है, उसको डिपेंडेंट को अपडेट करवाना है, कैटेगरी अपडेट करानी है, सब ऑनलाइन कर दिया गया है। रियल टाइम बेसिस पर SMS, ईमेल नोटिफिकेशन मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रीसेट जो है वो फर्स्ट लॉगिन पर होगा। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया गया है। मैनुअल एंट्रीज बिल्कुल भी जो है वो नहीं होंगी अब, क्योंकि हम लोग खुद बनाते हैं ना कहीं। मैंने आपको बताया था कि हमारे खुद जो है वो ऐसे ये सेंटर्स जो है वो चलते हैं जिस पर हम लोग खुद जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह में लोगों को जो है वो जोड़ते हैं, आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, तो ऐसी चीजें हम लोग करते हैं। तो आजकल तो सब चीज ऑनलाइन जो है वो हो चुकी है कंप्लीटली। समझे? ठीक है। सिक्योरिटी जो है बढ़ा रहा था, आप समझ गए ना। ये जो पुराना जो सिस्टम था, ये जो स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, वो स्कीम को जो है अब ये लोग डिजिटलाइज जो है वो कर रहे हैं। देखो, एक नया नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ये वेबसाइट, अरे ये खुल रही है, कैंसिल करते हैं, है ना, बाद में जाकर देखना इस वेबसाइट को आप। एंड्रॉइड iOS मोबाइल एप्लीकेशन भी इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, इन पर काम किया जा रहा है। तो बस ये चीज है, थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा आप। कोरल ब्लीचिंग का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, GS के अंदर आता है। आज आप कोरल ब्लीचिंग के पूरे टॉपिक को कवर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये जूजैंथली जो है वो क्या होती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है, जूजैंथली बोलते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन है जूजैंथली। तो ये क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, और इस टॉपिक को मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं। केइजिन मेथोडोलॉजी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये केइजिन जापानीज फिलोसफी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन केइजिन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है। केइजिन जो है वो छोटे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स पर जो है फोकस करती है। एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट जो है वो कोर प्रिंसिपल है केइजिन फिलोसफी का, जहां पर सभी वर्कर्स जो है उनको कहा जाता है कि आप इंप्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहो, छोटा छोटा। ठीक है। वेस्ट एलिमिनेशन और मुडा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है केइजिन का, तो जापान से रिलेटेड है गाइस। ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आपको आज आपका टास्क है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और ये पूरे फैक्ट्स लिख लेना है इसके।
ये डिपार्टमेंट एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। और इसी से रिलेटेड ही एक, ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, पता है ये कौन सी कंट्री होती है? ये वो कंट्री होती है जहां पर रिलीजियस इश्यूज चल रहे होते हैं, तो इंडिया को ये हमेशा डालती है इस लिस्ट में। तो उसको लेकर कई बार यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे पंगे हो जाते हैं कि यार ये क्या है, तुम हमें क्यों डाल रहे हो अननेसेसरली। तो वो कहानी है। और ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को जरूर ज्वाइन करिए। अब थोड़ा साइन ऑफ करता हूँ, गले को आराम देता हूँ, कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, काफी तकलीफ जो है वो भी हो रही है। चलिए, जय हिंद, जय श्री महाकाल।